अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 5 जो कि एमडी कैट का न्यू सिलेबस के मुताबिक फ्लूइड डायनामिक्स है, उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में जो हमारी मेन डिस्कशन होगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड, फ्लूइड ड्रैग एंड फ्लूइड फ्लो। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होंगे तो इंशाल्लाह वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, फ्लूइड फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन बी फ्लो। जो चीज फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, a fluid is a collection of molecules that are randomly arranged. Next point, they are held together weak cohesive forces and forces exerted by the wall of container. वीक फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट, फ्लूइड में दो चीज़ें बच्चों आती हैं। फ्लूइड में लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फ्लो करती हैं। अच्छा, फ्लूइड डोंट हैव देयर ओन शेप बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर वेसल। यानी इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, ये उस शेप को अटेन करते हैं जिसमें आप इसको रखते हैं। यानी कंटेनर है, सिलेंडर है, वेसल है। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप फ्लूइड को तो स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की लगने की वजह से फ्लूइड की जो मोशन होगी उसको स्टडी करेंगे। फ्लूइड दो तरह के होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स भी होता है, फ्लूइड डायनामिक भी होता है। अब स्टैटिक जो फ्लूइड होगा ये बेसिकली इसमें आप फ्लूइड को स्टडी करेंगे एट रेस्ट। यानी इसमें हमारी जो फ्लूइड की डिस्कशन होगी वो रेस्ट पे होगी। और डायनामिक में हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे मोशन में, कि जब फ्लूइड मूव करता है। ठीक है बच्चों, फ्लूइड डायनामिक्स ये बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ फ्लूइड। तो इसमें हम मोशन स्टडी करेंगे किसकी? फ्लूइड की। तो फ्लूइड डायनामिक्स आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है हाइड्रोडायनामिक्स। अब हाइड्रोडायनामिक्स में आप मोशन ऑफ लिक्विड को स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ लिक्विड, क्योंकि फ्लूइड दो तरह के होते हैं ना जी सर, एक लिक्विड होते हैं और गैसेस। और एरोडायनामिक्स में आप फ्लूइड की किस टाइप्स को स्टडी करेंगे? मोशन ऑफ गैसेस। तो यहाँ हमारी डिस्कशन गैसेस में होगी और हाइड्रोडायनामिक्स में लिक्विड्स की। अच्छा, ये कुछ डिफरेंस हैं लिक्विड और गैसेस में, बेसिक डिफरेंस है। डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड दैट कन्फर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर, फ्लूइड दैट कंटेन अ फिक्स वॉल्यूम बट कन्फर्म टू शेप ऑफ देयर कंटेनर। ये लिक्विड शेप दोनों की, नो फिक्स शेप, वॉल्यूम, शेप ऑफ कंटेनर, मेंटेन फिक्स वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस आर हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, गैसेस की हाई क्यों कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है? क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो जब आप कंप्रेस उनको करेंगे ना तो वो ज़्यादा कंप्रेस्ड होंगे। डेंसिटी, लो डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। डेंसिटी लो इसलिए होती है क्योंकि मालिक्यूल्स के दरमियान गैप ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, ये हायर विस्कोसिटी है। गैसेस लो विस्कोसिटी होती हैं। सरफेस टेंशन
गैसेस की कोई सरफेस टेंशन नहीं होती, लेकिन लिक्विड्स की आपके पास होती है। और फ्री फ्लो, जो गैसेस होती हैं ये फ्रीली फ्लो करते हैं, लेकिन लिक्विड जो है वो इतने फ्रीली फ्लो नहीं करते जैसे गैसेस करते हैं। ये बेसिक आपने डिफरेंस को स्टडी कर। अब आते हैं मेन टॉपिक, विस्कोसिटी क्या होती है। तो बच्चों विस्कोसिटी हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। जब फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स मूव करती हैं तो डिफरेंट लेयर्स के बिटवीन अपोजिंग फोर्स होती है। वो अपोजिंग फोर्स एक नेचुरल प्रॉपर्टी क्रिएट करती है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, और उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी को हम कह सकते हैं ये बेसिकली फ्लूइड की फ्रिक्शन है। जैसे एक सॉलिड फ्रिक्शन होती है ना, इंटरनल फ्रिक्शन कह सकते हैं लिक्विड्स की लेयर्स के दरमियान, द रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। Viscosity is the resistance to flow of fluid. The stronger the intermolecular forces of attraction, the more viscous the liquid. इसका मतलब है कि जो विस्कोसिटी है वो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इसका क्या रिलेशन है सर? डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब स्ट्रांग होंगी तो वो मॉलिक्यूल्स को फ्लो इजीली नहीं करवा सकेंगे। तो जब फ्लो इजी नहीं होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी causes part of kinetic energy of fluid to convert it into internal energy. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड में जब कोई चीज मूवमेंट करती है ना, तो सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड में अगर हम बात करते हैं ना, सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब दो सरफेसेस वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जब दो सरफेस वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ, ठीक है। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसके जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मूवमेंट करने की जो सलाहियत होगी ना, मोबिलिटी कहते हैं मूवमेंट, फ्लो करना, मूवमेंट करना। तो वो जो मोबिलिटी है, जो फ्लो है, वो कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये डिफरेंट लेयर्स है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप नोट करें जैसे जैसे ऊपर वाली लेयर की जो जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे वाली लेयर से ज़्यादा है, फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये स्लाइड कर रही है लेयर्स। अच्छा, ये जो विस्कस फोर्स है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। विस्कस फोर्स डिपेंड करती है क्रॉस सरफेस, ये जो एरिया है, जितना इन का एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है, तो फोर्स ज़्यादा होगी, विस्कस फोर्स। दूसरी जो फैक्टर है, विस्कस फोर्स जो है बच्चों, ये डिपेंड करता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसको फिजिक्स की जुबान में हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। जब जब टाइम के साथ चेंज होता है ना, उसको हम रेट कहते हैं। जैसे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ। लेकिन जब आप डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ आप किसी का चेंज लेते हैं, वो बेसिकली ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
gradient of velocity, gradient of velocity, ठीक है बच्चों, gradient of velocity डेल्टा वी। तो जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। अब ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है कि कितनी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। जैसे अगर आप नोट करें, जैसे जैसे ये वाली जो ऊपर वाली ये सरफेस है, इसकी वेलोसिटी नीचे वाली से, अब यहाँ अगर आप नोट करें इतना फर्क है। अब जैसे जैसे ये ऊपर होती जाएगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये आपके पास ये फर्क है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आगे चला गया है। ठीक है, ये आपके पास फर्क यहाँ तक आगे चल, इसके ऊपर जो सरफेस होगी उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एरिया और वेलोसिटी का ग्रेडियंट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा सर? कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है इसको हम कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं? ईटा, जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो बच्चों आपके पास ये फैक्टर्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आप ईटा का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये वाला अमूमन आपकी बुक में रिलेशन नहीं लिखा होता, वो दूसरा रिलेशन लिखा होता है, वो भी मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये जो नेगेटिव साइन है ये बताएगा कि जो विस्कस फोर्स है ये अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये वाली जो फोर्स गिवन है ना, ये वाली फोर्स तो उसको स्लाइड करवा रही है ना। एक फोर्स होगी जो उसको अपोज करेगी, मोशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों क्या होता है? इसको हम कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। यानी ये हमें ये बताता है कि जैसे हम कहते हैं ना हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, तो वो कैसे पता चलता है कि हर फ्लूइड की अपनी एक वैल्यू होती है विस्कोसिटी की, और उस वैल्यू, वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम पता कैसे चलता है? वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसको बोलते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं फार्मूले से। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। सिंबल इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अगर आप इसको लिखें तो ड्रैग फोर्स जो विस्कस फोर्स है बेसिकली 6 पाई आर वी। तो ये आपके पास बच्चों इसका फार्मूला है। डायमेंशन, आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, डायमेंशन से एक और चीज़ भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट, एसआई यूनिट की बात नहीं हो रही, बेस यूनिट की बात।
तो एसआई बेस यूनिट ईटा के क्या होंगे? डायमेंशन बेसिकली एसआई बेस यूनिट की होती है। मास का बच्चों किलोग्राम, लेंथ का मीटर, पर मीटर, और टाइम का पर सेकंड। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट जो है वो पास्कल सेकंड है, जो कि इसकी इक्वल है। अब वो कैसे? जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, ऊपर बच्चों क्या है? फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, नीचे 6 पाई का कोई यूनिट नहीं है, आर का मीटर होगा, वी का मीटर पर सेकंड होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, नीचे 2 मीटर है, ऊपर जाके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब एक तो यही है, पर सेकंड नहीं, सेकंड आ जाएगा इसमें, सेकंड। एक तो आपके पास यही है जो अभी मैंने ड्राइव किया। अच्छा, पास्कल सेकंड सर कैसे इक्वल है? पास्कल सेकंड ये जो है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बेसिकली पास्कल की इक्वल। क्योंकि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पास्कल सेकंड, ये आपने पॉइंट याद रख। अब सीरीज यूनिट डायंस, ये कैसे इक्वल है? फोर्स, जब आप सीजीएस में जाते हैं ना, तो न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट है। सीजीएस में जब आप लेंथ सेंटीमीटर में लें, मास ग्राम में लें, और टाइम सेकंड में, तो फोर्स का जो यूनिट बनेगा वो डायन होगा। अच्छा, नीचे आर है, आर का मीटर होता है, इसका सेंटीमीटर आ जाएगा सीजीएस में। मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड में ही रहेगा। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। अब जैसे हमने इसको हमने कहा था ना पास्कल सेकंड के इक्वल है, इसी तरह ये जो है ना आपके पास, ये कंप्लीट ये कंप्लीट जो फैक्टर है, ये आपके पास है पॉइस के इक्वल है, पॉइस। ठीक है, तो ये आपने, ये सीजीएस इसका यूनिट है, पॉइस, जो कि इसकी इक्वल है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, अगर हम बात करें वन पॉइस किसकी इक्वल होगा, तो वन पॉइस इक्वल होगा वन डाइन अगर फोर्स हो इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर स्क्वेयर इंटू 1 सेकेंड। इसको हम यूं लिख सकते हैं, वन डाइन इकट्ठा सारों को लिख लें, पर सेंटीमीटर स्क्वेयर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्योंकि पॉइस इसकी, और ये इसका सीजीएस यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट ये रिलेशन आपने याद रखना है, एमसीक्यूज। 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइंट। अब आप कहेंगे सर ये कैसे इक्वल है? कि अभी मैं आपको ये यहाँ पे प्रूफ भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखें, ईटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है? न्यूटन ओवर मीटर इंटू मीटर इंटू सेकेंड पर सेकेंड। अब जब आप कहते हैं ना ईटा का सीजीएस में क्या यूनिट है? अच्छा, ऐसा यूनिट क्या है इसका? पास्कल सेकंड है। तो 1 पास्कल सेकंड 1 न्यूटन 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 पर सेकंड, यही होगा बच्चों, क्योंकि ईटा का ऐसा यूनिट पास्कल सेकंड है
और बाकियों का अगर आप लिखते हैं यहाँ, बेशक आप प्रॉपर फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप फार्मूला प्रॉपर लिख दें, फोर्स ड्रैग फोर्स ओवर 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है बच्चों। तो ये उनके यूनिट आ जाएंगे। यहाँ अभी तक मैंने ऐसा यूनिट लिखी, अब मैं इस ऐसा यूनिट को सीजीएस में शिफ्ट करूँ। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ये बच्चों याद रखिएगा एमसीक्यू। 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू सीजीएस में 10⁵ डाइन। 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर सेकेंड एज इट इज रहना देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 पास्कल सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे नीचे 4 है, ऊपर 5 है, तो ऊपर 1 रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ट्वाइस के, ठीक है बच्चों। प्रूफ हो गया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू डेका। ये क्योंकि 10⁻1 डेका होता है, डेका पॉइस, ठीक है। D1 डेका, ठीक है। यहाँ एमसीक्यू ये भी आ सकता है, 1.0 ये नोट सारी बातें करते जाइए। 1 जो है वो 0.1 पास्कल सेकेंड की, ठीक है। इसको आप इधर डिवाइड करेंगे ना, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 1 ये उधर जाके 0.1 हो। अच्छा, एक और रिलेशन आपने याद रखना है, 1 सेंटी जो होता है 1 मिली पास्कल सेकेंड की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर, अबाउट 100 टाइम्स मोर देन गैसेस। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो गैसेस से ज़्यादा हो, कितनी, 100 टाइम्स। जैसे अच्छा, अब ये वैल्यू कुछ आपने याद रखनी, ये आपकी बुक में टेबल बने हुए हैं, उनकी वैल्यू आपने याद रखनी है। ये कॉमन, जैसे हनी, ब्लड, टेबल में बच्चों वही चीज़ आती है जो कॉमन आपके पास चीज़ें यूज़ होती हैं, उन्हीं का पूछा जा सकता है, ठीक है। एयर की सबसे कम विस्कोसिटी होती है क्योंकि गैस है। अच्छा, प्रेशर, क्या अब हम पढ़ेंगे क्या प्रेशर का विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है। विद इंक्रीज इन प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विदाउट, वाटर की बात हो रही है, इंक्रीज यानी विस्कोसिटी के बढ़ने से, प्रेशर के बढ़ने से लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है, यानी जो विस्कोसिटी है लिक्विड में वो प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाती है, ठीक है बच्चों। लिक्विड्स में अदर देन वाटर, लिक्विड में वाटर को छोड़, और गैसेस में क्या होती हैं, इट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट। प्रेशर के बढ़ाने से गैसेस की विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन वाटर में क्या होता है, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यानी इसका मतलब है वाटर में, अगर आपसे पूछा जाए वाटर में विस्कोसिटी का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा, सर इनवर्स होगा। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो कर्व ग्राफ है, इनवर्स। अच्छा, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड्स
लिक्विड्स नेक्स्ट है, द विस्कोसिटी ऑफ थिक लिक्विड लाइक हनी, ग्लिसरीन, कोल tar इज मोर देन ऑफ लिक्विड्स लाइक वाटर। यानी वो कह रहा है कि अगर हम सारे लिक्विड ही ले लें तो लिक्विड में हनी, ग्लिसरीन, कोल tar इनकी विस्कोसिटी बाकी लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट काज, विस्कोसिटी के काज क्या है? द काज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड इज कोहेसिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिक्विड में जो विस्कोसिटी की वजह है ना वो कोहेसिव फोर्स है, लेकिन इन गैसेस इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ये पॉइंट याद रखिएगा, गैसेस में विस्कोसिटी डिफ्यूजन पे डिपेंड करती है, डिफ्यूजन की वजह से विस्कोसिटी की बनती है, और वहां पे मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट है, टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा विस्कोसिटी? The viscosity of gas increase with increase of temperature because on increasing temperature the rate of diffusion increase। इसका मतलब ये होगा कि विस्कोसिटी का गैसेस में टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, और डिफ्यूजन के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। डिफ्यूजन के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगी गैसेस में, तो गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, डायरेक्ट रिलेशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हॉट एयर और कोल्ड एयर में से किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो बच्चों याद रखिएगा हॉट एयर की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हॉट एयर सारी ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। लिक्विड में टेम्परेचर का क्या, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स में, सर इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड में जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन, टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। और ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बच्चों कुछ यूं बनेगा, वजह क्या है, बिकॉज द कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर के बढ़ने से कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होती है, और कोहेसिव फोर्स आगे विस्कोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि वो काज है ना लिक्विड में। नेचर, विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड, कि आपका फ्लूइड कैसा है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि हनी की डिफरेंट होगी, वाटर की अपनी होगी, डिफरेंट होगी, मिल्क की डिफरेंट होगी, कोल तार ऐसे ग्लिसरीन की डिफरेंट होगी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। अच्छा, ये बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे ये समझते हैं कि फ्रिक्शन और विस्कोसिटी एक ही है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन की बात है, विस्कोसिटी डिफर फ्रॉम द सॉलिड फ्रिक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। सॉलिड में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है, अगर हम बात करें ना सॉलिड में, तो सॉलिड में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे अगर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये अगर मूवमेंट कर रहा है, तो
ये एक नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स होगी वो अपवर्ड हो, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और जो फ्रिक्शन होगी वो अगेंस्ट द मोशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ फ्लूइड में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होती बल्कि विस्कस फोर्स होती है, ठीक है। एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ लेयर, यानी जो विस्कस फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द लेयर। जितना लेयर्स का एरिया ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स ज़्यादा हो, विस्कोसिटी ज़्यादा हो। रिलेटिव वेलोसिटी, दो लेयर्स के दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे रिलेशन एक प्रूफ बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो विस्कस फोर्स होती है वो एरिया के डायरेक्टली है। दूसरी हमने बात की कि जो विस्कस फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव लेते हैं चेंज रिस्पेक्टिव, ठीक है। और तीसरी चीज है जो विस्कस फोर्स डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा विस्कस फोर्स कम होगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन आप कह सकते हैं कि viscous force is inversely proportional to distance between the layers, ठीक है, viscous force। but the friction, अब फ्रिक्शन फोर्स पे आते हैं, but the friction force between solid sphere is independent of area of surfaces, ये area of surface पे डिपेंड नहीं करती, इन कंटेक्ट में जो होता है, और relative velocity between इस पे भी डिपेंड नहीं करती, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ड्रैग फोर्स, जिसको फ्लूइड ड्रैग भी कहते हैं। एमडी के जो आपका सिलेबस उसमें उसने फ्लूइड ड्रैग लिखा हुआ है। तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस आर रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स या फ्लूइड ड्रैग। इसको हम विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, विस्कस फोर्स भी कहते हैं, ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो अपोजिंग फोर्स होती है जब फ्लूइड कोई ऑब्जेक्ट कोई फ्लूइड में मूवमेंट करता है, तो फ्लूइड क्या करता है, अपोज करता है। इसको एफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो स्टोक्स लॉ से आता है कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 6 पाई ईटा आर वी। तो बच्चों वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी जो कि बेसिकली आर है, तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब है कि अगर पूछा जाए अगर साइज डबल हो जाए तो ड्रैग फोर्स क्या होगी सर, डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। उसके बाद स्पीड, स्पीड के साथ भी ड्रैग फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर स्पीड डबल हो जाए तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, थर्ड कि आपका जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसके साथ भी ड्रैग, क्योंकि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स क्रिएट होगी। तो ड्रैग फोर्स जो है वो ईटा के साथ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फाइंड द मैग, अच्छा ये लॉ किस लॉ से हमने फाइंड किया था, स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ से आपने ड्रैग फोर्स का फार्मूला बनाया था, स्टोक्स ने ये बना के दिया था। अब हम आते हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ एस्टैब्लिश
इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर वेलोसिटी फ्लूइड में मूवमेंट कर रहा है, तो स्टोक्स ने ये फार्मूला हमें दिया, इसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। लिमिटेशन बच्चों इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्फेरिकल बॉडीज, नॉन आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसकी विस्कोसिटी नॉन जीरो होती है, जिसकी ईटा नॉन जीरो होगी। क्योंकि अगर आइडियल फ्लूइड हुआ तो वो ईटा जीरो होगा, तो ये वाला जो फैक्टर है, जो ड्रैग फोर्स में ये जो फैक्टर आ रहा है, यही जब जीरो हो जाएगा तो फोर्स ही नहीं होगी। पॉइंट समझ आ गई है ना? तो नॉन आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल नहीं होना चाहिए। और थर्ड फैक्टर है स्लो मूविंग बॉडी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टोक्स लॉ तब वैलिड है जब बॉडी स्लो मूविंग होगी, लो स्पीड होगी। अब इसकी रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है कि एट लो स्पीड ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ड्रैग फोर्स का जो फार्मूले में आप कहते हैं ना, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये तब भी वैलिड है, ये फार्मूले में स्पीड जो है वो ड्रैग फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब भी वैलिड है जब स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? जब लो स्पीड होगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा जब लो स्पीड होगी। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए, अगर सर हाई स्पीड हो तो फिर ड्रैग फोर्स के साथ क्या होता है? एट हाई स्पीड ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं रहता। क्यों नहीं सर वैलिड रहता? उसकी वजह ये है कि तब ड्रैग फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ स्पीड के डायरेक्टली होगा। मेरी बात समझ आ रही है? स्क्वायर ऑफ स्पीड के डायरेक्टली होगा। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि एट हाई स्पीड ग्राफ कैसे बनेगा, तो जब स्क्वायर होगा तो ये आपके पास इट इज लाइक अ पैराबोला, ये भी पैराबोलिक होता है। जो स्क्वायर के साथ, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, जो फ्लूइड फ्लो। दो तरह के फ्लूइड फ्लो होते हैं, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब बेसिक पॉइंट्स हैं इनमें। स्ट्रीमलाइन फ्लो तब हम कहते हैं ये बच्चों डायग्राम जो है ना, ये थोड़ा सा, ये डायग्राम इधर है और ये डायग्राम इधर है। ये थोड़ी सी करेक्शन चेक करें। अच्छा, स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है ना, उसमें हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल्स है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड दैट फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ, सेम वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करें। और इसमें अब अगर आप किसी पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप स्ट्रीमलाइन में, अगर आप स्ट्रीम लाइन में, ये डायग्राम सिर्फ चेंज, स्ट्रीम लाइन में किसी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है? आप क्या ड्रा करेंगे? टेंजेंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही फ्लूइड की डायरेक्शन, ठीक है? लेकिन जो टर्बुलेंट होता है वो रैंडम इरेगुलर फ्लो होता है। इरेगुलर फ्लो उसको हम कहते हैं। टर्बुलेंट का बेसिकली इस साइड पे डायग्राम है, ठीक है? तो टर्बुलेंट बेसिकली कौन सा फ्लो होता है बच्चों? सर इरेगुलर फ्लो होता है, ठीक है? इसको इरेगुलर फ्लो। अब मेन नेक्स्ट पॉइंट है जो स्ट्रीम लाइन को हम
लेमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, इसको हम नॉन लेमिनर अनस्टेडी फ्लो। ये लो स्पीड पे हाई स्पीड, जैसी स्पीड बढ़ेगी खास, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल स्पीड। आगे जाके हम पढ़ेंगे। आप उस स्पीड से जैसे ही क्रॉस करेंगे ना, तो आप टर्बुलेंट फ्लो में चले जाएंगे। उससे कम में रहेंगे तो एक खास स्पीड होती है, लो स्पीड, वो लैमिनर। नेक्स्ट, डेंसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हुआ। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्ट्रीम लाइन फ्लो शू। अगर डेंसिटी वेरिएबल हो रही है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ विस्कोसिटी वेरी लो होगी, नियर टू अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं विस्कोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 0। लेकिन यहाँ विस्कोसिटी हाई होगी, यहाँ स्पीड ऑफ फ्लूइड लेस होगी, क्रिटिकल, जैसे मैंने अभी पॉइंट समझाया। एक खास वेलोसिटी होती है, अगर आप उस वेलोसिटी से नीचे रहेंगे तो आप लैमिनर फ्लो, अगर उस वेलोसिटी से अगर आपकी बढ़ गई तो आप फ्लूइड की उस क्रिटिकल से ज़्यादा होगी तो आप टर्बुलेंट फ्लो में चले। अच्छा, नेक्स्ट, स्ट्रीम लाइन या नेवर क्रॉस टू ईच अदर। मेन पॉइंट, जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो लैमिनर में वो क्रॉस नहीं करती, लेकिन यहाँ क्रॉस भी कर जाती हैं। यहाँ डायरेक्शन, पाथ और वेलोसिटी प्रिडिक्टेबल होता है। आपको पता होता है कि यहाँ से अगर पहले वाला पार्टिकल यहाँ से गुजरा है तो दूसरे वाला भी यहीं से गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आप देख लें, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है बच्चों, ये अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट, इसका जो रिनॉल्ड नंबर होता है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ये लो होता है और इसका हाई होता है। अब ये पंजाब बुक या केपी और ये फेडरल में नहीं है, ये सिंध बुक है, उसमें ये कंसेप्ट गिवन है। तो उसको अच्छी तरह आपने समझना है, क्योंकि ये जो कंटेंट उठाया गया है वो सिंध बुक से उठाया गया है। तो जो एमडी कैट में जो आपका सिलेबस में उन्होंने मेंशन आगे की है ना, एलेबोरेट करके टॉपिक्स पॉइंट्स लिखे हैं कि ये वाले टॉपिक का जो ना, वो सिंध बुक की बुक जो है ना, वहाँ से ये वाला चैप्टर के कंटेंट उठाया गया। ठीक है बच्चों, तो वहाँ रिनॉल्ड नंबर का कंसेप्ट है। अच्छा, स्ट्रीमलाइन व्हेन फ्लूइड फ्लो ओवर स्मूथ सरफेस। यहाँ जब रफ सरफेस, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा। यहाँ आप जब क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्टन चेंज करें, कम ज़्यादा जब एरिया चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड चेंज होगी। ठीक है, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला जो कंसेप्ट है कि जब एरिया चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, स्पीड चेंज। और जब स्पीड चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वो टर्बुलेंट फ्लो में चला जाएगा। अच्छा, अब आती है आइडियल फ्लूइड की कौन सा होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले ये नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब है उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट फ्लो होना चाहिए, लैमिनर फ्लो होना चाहिए। ठीक है, लैमिनर फ्लो होना चाहिए। उसके बाद है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो बच्चों क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। रो जो है डेंसिटी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि आगे हम आइडियल फ्लूइड के बारे में उसको यूज करेंगे, इसलिए इरोटेशनल, यानी रोटेट नहीं करना चाहिए, रोटेशनल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए उसके पास। रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं बच्चों? टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को वेरी करेंगे
तो टेम्परेचर के चेंज होने से, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट भी है और इन्वर्स भी है। गैसेस में डायरेक्ट है, लिक्विड में इन्वर्स है। जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर के चेंज होने से विस्कोसिटी चेंज होगी ना। आप कह रहे हैं विस्कोसिटी को ज़ीरो होना चाहिए। पॉइंट समझ आ गई है बच्चों? तो इसका मतलब है आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल वेलोसिटी। द क्रिटिकल वेलोसिटी is that velocity of liquid flow to which the flow is streamlined and above which flow become turbulent। यानी ये वो वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी से अगर आप कम रहेंगे तो आप स्ट्रीमलाइन है, जैसे उससे थोड़ी क्रॉस करेंगे तो आप टर्बुलेंट फ्लो में चलेंगे। अच्छा, अब आते हैं उस मेन जो लास्ट टॉपिक है, रेनॉल्ड नंबर। ये क्या बताता है सर? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इनर्शियल फोर्स सर कौन सा? इनर्शियल फोर्स वो फोर्स होती है जो एक्सेलरेट करवाती है, ठीक है, इनर्शियल फोर्स। इनर्शिया और जो विस्कस फोर्स है बच्चों, ये आपके पास जो फ्लूइड में आपके पास विस्कस फोर्स होती है उसकी बात करते हैं। अच्छा, नेचर क्या होगी? यू नो, इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द टाइप ऑफ फ्लो। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्लूइड का फ्लो कौन सा है। डायमेंशन, इट इज डायमेंशन लेस बिकॉज इट इज द प्योर नंबर। ये डायमेंशन लेस इसलिए ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, ठीक है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है और उसका यूनिट भी नहीं है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। तो बस आपने ये पॉइंट याद रखना है। आर ई से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ये इसका फार्मूला है। वी स्पीड है, रो डेंसिटी, आर रेडियस। रेडियस की जगह अक्सर डाया भी गिवन होता है, ठीक है, आर की जगह आपको डायामीटर भी गिवन होता है, फिर आप डायामीटर बाय 2 भी लिख सकते। लैमिनर फ्लो, इसमें ये जो है ना मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के। लैमिनर, फॉर लैमिनर फ्लो जो ये जो वैल्यू होती है ना रेनॉल्ड नंबर की, ये लेस देन 2300 होती है। ट्रांजिट फ्लो, ट्रांजिट फ्लो वो होता है जिसमें आपका जो फ्लूइड है ना लैमिनर में हो ना टर्बुलेंट में, यानी चेंज होने वाला, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है। कंप्लीट लैमिनर में भी नहीं होता और कंप्लीट टर्बुलेंट में भी नहीं होता। वो इस नंबर में 4000 से लेस देन, 4000 से लेस देन और 2300 से ग्रेटर देन अगर उसकी वैल्यू। और टर्बुलेंट फ्लो कब होगा? जब रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 4000। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम टर्मिनल वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज का टॉपिक बेसिकली थ्योरेटिकल था, थ्योरी ज़्यादा थी, पॉइंट्स छोटे छोटे थे, इनको आपने नोट डाउन करना। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह।